सरकार के भूमि राजस्व मंत्री माननीय श्री आलोक मेहता जी का जवाब था कि ये जमाबंदी का काम चल रहा है। करीब 376 जमाबंदी अभी चल रही है और हर महीने समाहर्ता के नेतृत्व में दावों के निष्पादन के लिए बैठकें होती हैं। ये प्रक्रिया चल रही है। तो खैर और किसान लोगों से हम लोग मिलेंगे आज के किसान महापंचायत में और उनसे जानेंगे कि सरकार का जो जवाब है वो सही है या गलत है। और इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ सभी साथी जुटे हैं आप लोग। ये तो हम लोग देख रहे हैं कि मैंने जितनी भी सरकारी ज़मीनें हैं, सीलिंग से फाजिल ज़मीन है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2010 में भूमि सुधार आयोग का गठन किया था और उस आयोग ने जो डी बंदोपाध्याय के नेतृत्व में बनाया गया था, करोड़ों रुपया खर्च हुआ। ये रिपोर्ट सरकार को दिया था कि बिहार में 21,85,000 एकड़ ज़मीन जो है वो सीलिंग से फाजिल है, गैर मजरूआ है, बिहार सरकार की है। मठ मंदिर की ज़मीन है जिस पर बड़े लोगों का राइफल बंदूक के बल पर कब्जा है। अगर सरकार बिहार का विकास करना चाहती है तो उसमें 16 लाख एकड़ ज़मीन कृषि योग्य है और 585 एकड़ ज़मीन जो है, 85,000 एकड़ ज़मीन वो वासगीत है। अगर सरकार चाहे तो 16 लाख परिवारों को 1-1 एकड़ खेती योग्य ज़मीन और 10 डिसमिल वासगीत ज़मीन दे सकती है। अगर जो भूमिहीन हैं उनके हाथ में अगर माने ज़मीन आती है तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और बिहार में कहा जाए कि रोज़गार के अवसर भी पैदा होंगे, नए कल कारखाने लगेंगे। तो एक अनुशंसा ये थी और दूसरी अनुशंसा थी कि बिहार में 77% से ज़्यादा खेती बटाई पर होती है, क्योंकि बिहार में भी देश के दूसरे राज्यों की तरह खेती घाटे में जा रही है और जिन भूधारी किसानों के पास, भूस्वामियों के पास रोज़गार के दूसरे विकल्प हैं, अगर उनके पास सरकारी नौकरी है, अगर उनके पास बड़ा व्यवसाय है या ट्रक बस चलता है, तो वो खेती नहीं करा रहे, इसलिए खेती में फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो वो अपने घाटे की खेती को जो है बटाईदारों के जिम्मे लगा रहे हैं और खेती का बड़ा भूभाग, हम लोग तो कहते हैं कि 80% से भी ज़्यादा अभी हो गया है, ये बटाईदार किसान वो आबाद कर रहे हैं खेती। लेकिन खेती की हज़ारों करोड़ की योजनाएं, विकास योजनाएं, चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हो या बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही हो, उसका लाभ बटाईदार किसानों को नहीं मिलता है, उनको रेयर मिलता है। हम लोग लड़ रहे हैं, विधानसभा में उठा भी रहे हैं। तो आयोग ने ये सिफारिश किया था कि अगर आप बिहार की खेती को बचाना चाहते हैं तो बटाईदार किसानों का आप रजिस्ट्रेशन करके उनको पहचान पत्र दीजिए ताकि उनको भी डीजल सब्सिडी का लाभ मिले, फसल क्षति का मुआवजा मिले, उनका भी बैंक में केसीसी खुले और उनका भी धान गेहूँ सरकारी रेट पर क्रय केंद्रों पर बिक सके, क्योंकि हर जगह उनसे खेती करने का प्रमाण मांगा जाता है। तो ये तो बड़ी माने विवादास्पद बात हो गई ना कि जो खेती कर रहा है उसको खेती का लाभ मत दीजिए। अब किसान सम्मान योजना जिनके पास ज़मीन है उन्हीं को मिलेगा। तो खेती हम कर रहे हैं लेकिन ज़मीन के ये मालिक हैं, तो किसान योजना की ये हकदार है कि बटाईदार किसान क्यों नहीं हो सकता है भाई, उसका केसीसी क्यों नहीं खुल सकता है, उसको जो है सब्सिडी वाली कृषि यंत्र क्यों नहीं मिल सकती है। तो ये सवाल हम लोग विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी उठा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इसी से संबंधित ये मामला है। और एक पक्ष तो ये है, एक बात कहनी है, दूसरी बात कहनी है कि आज हम लोग समझ रहे थे कि महागठबंधन की सरकार बनी है, एनडीए की सरकार गई, तो उस सरकार से बेहतर यह सरकार कुछ करेगी। खास करके सरकार का जो अपना वायदा था कि भाई हम 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, तो भूमिहीनों को ज़मीन दीजिए। ज़मीन है बिहार में, लेकिन आयोग की उस सिफारिश को सरकार ने रद्दी के टोकरी में डाल दिया है। तो उसको फिर से सामने लाया जाए और भूमिहीनों को ज़मीन दीजिए आप और बसाइए उनको। तो ये काम करे सरकार, लेकिन उल्टे आज हम लोग देख रहे हैं कि बिहार सरकार की ज़मीन पर या आहर पोखर की ज़मीन पर, पिंड पर जो
भूमिहीन मजबूरी में बसे हुए हैं एक झोपड़ी लगा करके, उनके पास नोटिस भेजा जा रहा है जल जीवन हरियाली के नाम पर, या फिर ये सरकार का ये है। इवन जहाँ पर्चा मिल भी गया, सरकार ने पर्चा दे दिया है, हाई कोर्ट का सहारा लेकर के उनको बेदखल किया जा रहा है। अभी कार्य साथ में हम लोगों ने देखा पिछले दिनों करीब 2 साल से वहाँ माने भूमिहीनों का मोहल्ला बसा था, लेकिन गांव के कुछ माने सामंती लोगों ने हाई कोर्ट में केस किया कि ये खेल का मैदान था, इस पर बस गए हैं, खेल भावना जो है माने यहाँ खंडित हो रही है, तो खेल को बढ़ावा देने के लिए इनको हटाया जाए। तो ये खेल का मैदान जो है उनके लिए माने ये हो गया और हाई कोर्ट का सहारा लेकर के उनको उजाड़ दिया गया। तो इस ढंग की घटनाएं जारी हैं। तो हम लोग तो ये चाहेंगे कि नई सरकार बनी है, तो नई सरकार महागठबंधन को जो लोग वोट देते हैं, हम समझते हैं कि उसमें 90% लोग भूमिहीन है, गरीब हैं। वैसे लोगों के आर्थिक हितों की, सामाजिक हितों की माने कहा जाए कि सरकार को रक्षा करनी होगी, माने ये माने उसका दायित्व बनता है। और इसीलिए माने हम लोग विधानसभा के अंदर हमारे 12 विधायक हैं, वहाँ भी लड़ते हैं और विधानसभा के बाहर भी लड़ते हैं। एक खेती बचा था किसानों के हाथ में, जिस खेती ने कोरोना काल में भी, जिस समय देश की अर्थव्यवस्था जो है वो माने बहुत नीचे चली गई थी, माइनस में 3% ग्रोथ दिया विकास दर, कोरोना काल में भी देश के किसानों का 3% था। उस खेती से बेदखल करने के लिए 3 कृषि कानून लाए गए, लॉकडाउन लगा करके सभी लोग घरों में बंद थे, और ये कृषि कानून लाए गए कि भाई अब कॉरपोरेट भी खेती कराएंगे, अनाज के उत्पादन पर, अनाज के वितरण पर, अनाज के भंडारण पर उनका कब्जा होगा, अधिकार होगा, जिसके खिलाफ में पंजाब के किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने, पूरे देश के किसानों ने 1 साल 13 दिनों तक अनिश्चितकालीन धरना दिया, और करीब 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई और उनको कृषि कानून वापस करना पड़ा। उसी तरह से श्रम कोड जो 44 है उनको 4 में तब्दील कर दिया गया है कि अब 8 घंटा की नहीं 12 घंटा की ड्यूटी देनी है, आपको उतना ही वेतन है। तो अब ये इन एजेंडों पर बात नहीं करते हैं, बल्कि वो गाय गेरू की बात करते हैं, वो जय श्री राम, राम बली, बजरंग बली की बात करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं। अभी पुलवामा हमले के बारे में वहाँ के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने जो बयान दिया, उसके बाद उनके पास नोटिस चला गया कि आप पर भ्रष्टाचार का 2 आरोप है, आप आइए पेश हुई है, गए थे वो। तो विपक्ष की जितनी ताकतें हैं जो लड़ने वाली हैं, उनको ये जो भी इनके खिलाफ में बोल रहा है, उनके खिलाफ में बोलना देशद्रोह है, ये देशद्रोही हैं। तो देश का मतलब भाजपा नहीं होता, देश का मतलब मोदी नहीं होते, बल्कि देश का मतलब देश की माने करोड़ों जनता होती है, किसान मजदूर होते हैं, छात्र नौजवान होते हैं, और उनके आर्थिक हितों की बात करना, उनके सम्मान की बात करना कहीं से भी ये देश नहीं है। तो देखिए, ईडी का सहारा लेकर के, सीबीआई का सहारा लेकर के, इनकम टैक्स का सहारा लेकर के ये लोगों को माने चहेट रहे हैं। धर्म की राजनीति अब हो रहा है, पहले तो धर्म की राजनीति नहीं होता था, लेकिन अब धर्म की राजनीति हो रहा है। इस पर आपका क्या कहना है कि लोग धर्म की ओर ही भाग रहे हैं, जबकि राजनीति होना चाहिए, राजनीति को धर्म से जोड़ना ही नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो फिर धर्म की राजनीति पर बहस क्यों? राजनीति करना है या धर्म करना है? अभी ये संवैधानिक संस्थाओं को लगातार कमज़ोर कर रहे हैं। अब इनके कई लोग बोलते हैं कि भाई अब संविधान से देश नहीं चलेगा, मनुस्मृति से चलेगा, ठीक ना। तो ये धर्मनिरपेक्ष देश है। अब इसीलिए तो ये धार्मिक एजेंडों को सामने ला रहे हैं, ताकि जो कृषि का सवाल है, रोजगार का सवाल है, व्यवसाय का सवाल है, ये सब दब जाए। और इसी के नाम पर लोग जो है, अब इसकी भी एक चरम स्थिति पहुंच रही है। हर चीज़ का अपना चरम रूप होता है, चरम रूप में जा रहे हैं। इसके बाद अब तो देखिए ना भाई, यहाँ कर्नाटक में जो हो रहा है, कर्नाटक में जो रहा है, इनको कहीं ना कहीं एहसास है इस बात का कि माने अब ये एजेंडा चलने वाला नहीं है, तो वो आरक्षण की बात कर रहे हैं। वहाँ यहाँ आरक्षण ख़त्म कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं, वहाँ आरक्षण की बात कर रहे हैं। और अब लगता है कि उससे भी उनको ये नहीं बढ़ा। तो अब निजी आस्था का सवाल है, आप इसको राजनीतिक रंग दे करके वोट क्यों माने आप ये कर रहे हैं? तो लोकतंत्र रहेगा कैसे? इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा सब लोगों को। आज देखिए, जो माने हर जीवन के हर क्षेत्र की स्थिति क्या कर दिया इन्होंने। खाली ये लोग गलत ही करते हैं, इनके पास मीडिया का सहारा है और कुछ नहीं है। मीडिया के बल पर ये राज कर रहे हैं।
हाँ, अब तमाम चैनल भी तो NDTV भी एक बचा था तो वो हो गया, अडानी का हो गया। अभी हुआ है ना रमेश कुमार जी को वहाँ से चलता किया गया है। तो खैर खगड़िया जिले के पूर्व जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष जी के कार्यकाल में खगड़िया जिले के सनोली मौजा का ज़मीनी दस्तावेज चोरी हो जाता है और उस बात की घटना की खबर हर किसी को है, लेकिन अभी तक प्रोसेस स्पीड नहीं पकड़ रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि ठंडे बस्ते में इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। इस पर आपका क्या कहना है? हाँ ना, वही है, मैंने कितना दिन हुआ, महीनों गुजर गए हैं। महीनों हाँ, गुजर 1 महीने हुए हैं। हाँ, तो अभी हम लोग एक ज्ञापन भी देंगे जिलाधिकारी को, एसपी साहब को। तो उसमें हम लोगों ने इस मांग को उठाया है कि आप जल्दी से उसका उद्भेदन कीजिए और समस्या का समाधान कीजिए। तो ये जो है जीवन के हर क्षेत्र में ये चीज़ दिखाई दे रहा है। जीवन का चीज़ में पुलवामा हमले के कितने दिन हुए, पुलवामा हमले के कितने दिन हुए, लेकिन अभी तक ये जांच कर रहे हैं, अभी तक पता लगा रहे हैं। नोटबंदी का कितना दिन हुआ, अभी तक ये काला धन बैठ कर के गिन रहे हैं कि जो पैसा आया उसमें काला धन कितना है, सफ़ेद धन कितना है, नकली कितना है। काला धन के बारे में ये भी कहा गया था कि नोटबंदी से आतंकवाद की समस्या जो है रुक जाएगी, समाधान। तो हम लोग तो इसीलिए यहाँ आए हैं कि इन समस्याओं का समाधान हो और आज के किसान महापंचायत में इन सवालों को उठाया जाएगा। और ठीक है, विधानसभा है, लोकसभा है, जनता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इसका गठन करती है और मैं समझता हूँ कि ठीक है, वहाँ भी हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे व्यापक लड़ाई किसान मजदूरों की खेत खलिहानों में होगी, कारखाना खदानों में होगी और अंततः जीत इनकी ही होगी। ये देश मेहनत कशों का है, करोड़ों का है और ये किसी का निजी जागीर नहीं है कि वो जागीर समझ करके पूरा अडानी अंबानी के हवाले कर दे। किसान के हित की बात कर रहे हैं। पिछले 2 दिन पहले जो है तो खगड़िया में मक्का और केला का फसल का व्यापक पैमाने पर आंधी तूफान में क्षति हुआ है। ये सवाल उठा था विधानसभा के अंदर भी उठाए थे, उस समय भी आंधी पानी आया था, ओलावृष्टि हुई थी और मुआवजे की बात हम लोगों ने उठाया था और सरकार ने घोषणा किया था कि हम सर्वे करा करके इसका मुआवजा देंगे जिनकी जो क्षति हुई है। तो अब वो प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है इस जिले में मैं नहीं कह सकता, साथी लोग बताएंगे कि मिला है कि नहीं मिला। 2 दिन पहले फिर इसी तरह के जो बिहार के ये नहीं लग रहा है किसान दोहरी मार झेल रहे हैं। लागत जो है दुगना हो गया है। माने जितनी कृषि लागत सामग्रियां हैं उनकी कीमतों में काफी वृद्धि हुई और उस अनुपात में किसानों के फसल का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा। परसों हमसे बात हो रही थी भारत सरकार के अपर सचिव और बिहार सरकार के अपर सचिव खाद्य आपूर्ति विभाग, उन्होंने कहा कि भाई किसान क्यों नहीं क्रय केंद्र एजेंसियों में गेहूं दे रहे हैं। तो किसान कैसे देंगे क्रय केंद्र एजेंसियों में गेहूं? 2125 रुपया समर्थन मूल्य है और 1 क्विंटल गेहूं उपजाने में किसानों को 3000 से कम का लागत नहीं आता है और व्यापारी जो है खरीद के ले जाता है 2400-2500 रुपये क्विंटल और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो लाएगा तुरंत पैसा देगा। तो काफ़ी बहस हुई इनसे कि 115 रुपया बल पिछला बार से बढ़ गया। हम लागत कितना आप लोगों ने बढ़ाया और बहुत किसान भी थे वहाँ पर गाँव हम लोग से निकल रहे थे उनके, तो सब लोगों ने विरोध किया और फिर उन्होंने वादा करके गए। उनकी लागत मूल्य आयोग जो है उसमें कोई किसान प्रतिनिधि को भी आप शामिल नहीं करते हैं। वादा हुआ किया था मोदी जी ने किसान आंदोलन के दौरान कि हम समिति बनाएंगे, जिस समिति में किसान संगठनों के भी प्रतिनिधि रहेंगे, लेकिन केवल कागजी कोरम पूरा करके और मतलब किसानों की कोई भागीदारी नहीं हुई। एक बात। दूसरी चीज़ देखिएगा कि जो घोषणा करते हैं तो केवल अखबारों में छपे और सुविधाएं किसानों तक नहीं पहुँचे। अब जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तो केवल बटाईदार उससे वंचित है, ही बात नहीं। जो वास्तविक खेती करते हैं बटाईदार वो वंचित है, वो बात भी नहीं। अब उन्होंने क्या किया, पहले तो बाप दादों के नाम पर जिनकी ज़मीन थी वो भी उसमें आवेदन करके सालाना 6000 पाते थे।
अब उन्होंने प्रावधान कर दिया है कि जिसके नाम से जमीन होगी माने रसीद कटेगा वही जो है उस योजना का लाभ लेगा। तो इस वजह से आप देखिएगा कि पहले जितने लाभार्थियों की संख्या थी आज मात्र उसका 40% रह गया। सही बोले। माने 60% जो है लाभार्थियों की संख्या घट गई है। तो वही मुँह में आम बगल में छुरी वाला बात है। माने मोदी जी की सरकार तो बिल्कुल कॉरपोरेट परस्त है। माने सारी सुविधाएं कॉरपोरेटों पर लुटा रही है और नाम किसानों का कुछ इसलिए ले रही जो कि वोट बांट लेना है। अब वोट लेना है तो केवल माने धर्म का अपील मिला के वोट लेना है। इस सरकार ने कहिए तो माने लोकतंत्र नहीं रहेगा तो हम किसानों की भी तरक्की नहीं होगी। ये तमाम माने लोकतांत्रिक ताने वाले को ख़त्म किया जा रहा है। अब बताइए जैसे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए उसकी हत्या हुई थी, उसके हत्यारे को भी चाहता अगर उनका सिक्योरिटी तो शेष बचा सिक्योरिटी उसको शूट डाउन कर देता। लेकिन क्यों उसको गिरफ्तार करके मुकदमा ट्रायल किया गया? क्योंकि हमारे देश का संविधान और कानून यही कहता है कि कोई सरकार और कोई पुलिस जो है वो किसी को सजा नहीं दे सकती। सजा देने का काम हमारा न्यायपालिका है। लेकिन आज आप क्या देख रहे हैं? सजा देने का काम मोदी जी के राज में माने पुलिस और सरकार कर रही है। न्यायपालिका हटा देना चाहिए ना इसका तब लोकतंत्र का खात्मा है कि नहीं? और ये प्रवृत्ति अगर बढ़ती है तो हम आप कोई जो भी सरकार के खिलाफ सवाल उठाएगा, सरकार की कमियों पर आवाज़ उठाएगा, वो सब शूट डाउन हो गया, जेल के अंदर जाएगा। यहीं पर इसी जिले में जो हम लोगों के जिला सचिव जेल में गए, एक घटना का 2 FIR होते आपने देखा है? एक घटना का 1 FIR होता है। लेकिन जो जमीन गरीबों की कब्जे में थी सिविल SDO ने भी उस पर मुकदमा किया सेम मैटर देके। और उसी जमीन पर जो है कोई जमींदार कह रहे हैं कि मेरी जमीन है, उन्होंने किया। हाँ, उन्होंने भी केस किया। तो वो जमीन सरकारी है कि वो जमीन भूपति की है। एक घटना पर 2 केस और उसमें हमारे यहाँ के जिला सचिव 6 महीने जेल कट गया। तो ये दिवाकर जी, अभी महिला पहलवानों को आज 12 दिन हो गया दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना चल रहा है। अब मोदी जी जो कह रहे थे बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, आज बिल्कुल उनका नारा पीट चुका है। आज भाजपा के ही जो सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं, जो कुश्ती खेल के संघ के अध्यक्ष हैं, उन पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया। एक बार तो पिछले जनवरी में जंतर मंतर पर बैठी और सरकार ने कहा कमेटी हम गठन करें जांच करें, लेकिन मुकदमा नहीं होने की वजह से पुनः महिला पहलवानों को जंतर मंतर पर बैठना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मुकदमा दर्ज हुई। लेकिन मुकदमा पॉक्सो एक्ट में भी दर्ज हुई, 2 मुकदमा दर्ज। इसके बावजूद आज ब्रिजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो रही है भाजपा सांसद का। उल्टे जो है 3 तारीख को रात में महिला पहलवानों के ऊपर पुलिस का हमला होता है, धक्का मुक्की होता है, कपार फोड़ दिया जाता है। जिग्नेश फागटा हैं, साक्षी मल्लिक हैं, राहुल जी हैं और उनके समर्थन में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के आयशा और छात्र संगठन जो प्रोटेस्ट मुद्रा है उस पर भीषण दमन पुलिसिया दमन हुई है। ये घोर निंदनीय है और हम मांग करते हैं जो अविलंब ब्रिजभूषण सिंह भाजपा सांसद की गिरफ्तारी हो और साथ ही साथ महिला पहलवानों की सुरक्षा प्रदान की जाए। और इन मांगों को लेकर के भाकपा माले का जो छात्र संगठन आयशा, युवा संगठन RY है, FY है, महिला संगठन, पूरे बिहार में 8 मई को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन होगा। ये भाकपा माले का ऐलान है। और जो बात मैंने खगड़िया जिले में या जो चल रहा था
जो बात कॉमरेड सुदामा जी ने रखी। पिछले दिनों यही सवाल पर हम लोग खगड़िया डीएम के यहाँ एक बड़ा प्रदर्शन किया था। जो रोक जो आप लगाए हैं 2014 के आदेश जो निर्गत हुआ है, अब बड़ा जमींदार के पास कोई सरकारी जमीन बचा ही नहीं जिला, वो छोटा मुहल्ला के पास चला गया है। अब उनकी बेटी की शादी रुका हुआ है, इलाज रुका हुआ है, इस लेकर के ये रोक हटाया जाए और सीलिंग से जो फालतू जमीन है सरकारी उसको जब्त करके गरीब भूमिहीन के बीच वितरण किया जाए। ये मेरी पार्टी भाकपा माले का शुरू से ही हम लोग का संघर्ष का एजेंडा रहा है और आज भी एजेंडा है। हम लोग इस सवाल पर कोई घालमेल नहीं करना चाहते। एक सवाल हम आप लोग से ही करेंगे और आप लोग को ही कहेंगे कि एनसीईआरटी के किताब से आज के तारीख में डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत और मार्क्सवाद सरप्लस वैल्यू जो 18वीं सदी में बहुत बड़ी क्रांतिकारी विचारधारा आई थी, आज उसको ओमिट किया जा रहा है। इसको ओमिट करने का सीधा मतलब है कि हम अपने देश को जो है ले जाएंगे हजारों साल बैक। तो हम आप लोग से आग्रह करेंगे इस पर आप लोग भी अपनी चिंतन व्यक्त करें और भारत के विकास में डार्विन की थ्योरी रहना बहुत ज़रूरी है, मार्क्सवाद का थॉट रहना बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी इस संघर्ष और आंदोलन में मदद कीजिए। किसान के विचार के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है।